डॉक्टर साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। क्या वो इस धमकी पर अमल करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा तज़िया प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो फंस गए। ठीक है, फंस गए। सही। और उनके दिलो दिमाग के दरमियान एक शदीद कशमकश जारी है इस वक्त। और ये जो उनका एक ट्वीट है जो 9th अनकंडीशनल सरेंडर, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो गुफ्तगू की है मैं उसे सुन रहा था, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर कर रहा हूँ कि ये अनकंडीशनल सरेंडर से क्या मुराद है। मतलब ये अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब ये है कि गैर मशरूत तौर पे हथियार डाल दिए जाएं या शिकस्त तस्लीम कर ली जाए। अच्छा, अब अनकंडीशनल सरेंडर तो जब 2001 में ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी, जिसका अब कहीं तस्करा भी नहीं सुना जाता कि कोई वॉर ऑन टेरर भी थी, मतलब उसको मिटा दिया जाए, जो है ना निसाब की किताबों से, यही गालिबन मगरबी ममालिक में भूल जाएं कि कोई वॉर ऑन टेरर भी थी, क्योंकि आखिर में आपने जाके अहमद शरा को भी गले लगा लिया और तालिबान भी बैठ गए आके, तो वो वॉर ऑन टेरर जो थी उसको भूलना बेहतर है। तो तालिबान ने भी अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया था। तालिबान ने अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया था, बल्कि जो तालिबान हैं उनकी तरफ से तो उनको तो ऑफर हुई थी बाकायदा कि हमारा आपसे झगड़ा ही नहीं है। तालिबान को ऑफर ये हुई थी कि हमारा आपसे कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई नज़रियाती मसला है ही नहीं, बस ऐसा है कि आप ज़रा उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें। तो तालिबान की तरफ यानी कोई नज़रियाती इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो तालिबान को हमारे उसको उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें, तो यहाँ मामला हल हो जाएगा। मतलब कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस ये उसामा, तो यहाँ ये उस ज़माने में जो है वो ये था कि जब यहाँ तक पहुँचा मामला, मैसेज गया उन तक, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो उसामा बिन लादेन को आपके हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि उसामा बिन लादेन हमारे मेहमान हैं। ठीक है, सही। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 31, ये जो सेकंड स्लाइड है गार्डियन 2001 का, तालिबान विल नॉट सेक्रीफाइस बिन लादेन। तालिबान ने कहा था कि हम बिन लादेन को आपके हवाले नहीं करेंगे। अमेरिका और तालिबान का कोई झगड़ा नहीं था। इन्होंने कहा था कि आप हंसी खुशी रहे, बल्कि उससे पहले ये पाइपलाइंस वगैरह के मामलात यहाँ पे चल रहे थे, और ये तो अमेरिका बड़ा खुश था तालिबान के साथ। अमेरिका की बड़ी उस वक्त ठीक चल रहा था मामला तालिबान के। ये 9/11 के बाद जो किस्सा शुरू हुआ वो एक अलग किस्सा है। उससे पहले तालिबान के साथ जो है वो बड़े अच्छे मामला चल रहे थे, और मोहतरम ज़ल्मे खलील साहब भी उनके साथ उन मामलात में इन्वॉल्व थे कि ये पाइपलाइंस को कैसे लेकर आना है, और ये वो सारा। तो तालिबान के साथ कोई मसला नहीं था अमेरिका को। न्यूयॉर्क टाइम्स 4th, तालिबान अगेन रिफ्यूजेस टू टर्न ओवर बिन लादेन। बिन लादेन को देने से तालिबान ने फिर इनकार कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ के तफ्तीश करें, तो बुश साहब ने रिजेक्ट कर दिया तालिबान की ऑफ़र को। ये 3rd वॉशिंगटन पोस्ट 2001 में, आपको सिर्फ सब बहुत से लोगों को याद है यकीनन, लेकिन इतना कि आप ज़रा जेन में लेके आ जाएं। 3rd स्लाइड वॉशिंगटन पोस्ट 2001 की, कि इन्होंने ये कहा कि जी कोई एविडेंस आपके पास ऐसी नहीं है एंथ्रेक्स की जो अलकायदा तक जाए, और ये वो बड़ी बहस चल रही थी। तालिबान ने तो टोटल क्या सरेंडर ही नहीं किया,
और फिर उसके बाद वो यहाँ पे 20 साल लड़े और 20 साल बाद अब वो वहाँ पे उनकी हुकूमत है। तो टोटल सरेंडर तो तालिबान ने नहीं किया। तालिबान के तर्ज हुकूमत से बहुत शिकायतें थीं लोगों को। और मैं आपको बताऊं, तालिबान के जब पहला दौर था तो बहुत सारे गिरोह वहाँ चले गए थे, ये रियाज बसरा और ये सारे रियाज बसरा टाइप के जो करैक्टर्स थे उस ज़माने में, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी अटैक हुए थे। तो एक बहुत अजब सा वो बन गया था। लेकिन जिन इलाकों में तालिबान मौजूद थे वहाँ पर भी दुनिया को बड़ी शिकायतें थीं कि वहाँ पे भाई ये क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो एक कहीं नॉर्दर्न अलायंस का इलाका था, मतलब अफ़गानिस्तान बिल्कुल एक अजब सा मामला उसका था। बहरहाल मतलब ना पूरे इलाके में तालिबान थे, कहीं अहमद शाह थे, मसूद थे, कहीं कोई था, कहीं कोई था। वो मतलब एक बिल्कुल एक अजीब सा एक मामला था। लेकिन वो तालिबान जो हैं उनसे इन्होंने कहा था कि आप उसामा, तो टोटल सरेंडर नाम की कोई चीज़ नहीं हुई थी। ये बंकर, ये कारपेट बॉम्बिंग और फलाना डिमा, बहुत अरसे इतना कुछ होता रहा, हज़ारों लोग मर गए, पाकिस्तान में शहादतें हुई, कितने हज़ार लोग यहाँ पे ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर और जनाब दहशत गर्दी और ड्रोन अटैक्स। और ये असल में ड्रोन आजमाए गए लोगों पे। ये जो नए वेपन्स आए थे ड्रोन्स, उस वक्त एक नया वेपन था, तो उनको उनकी प्रैक्टिस की गई। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि यहाँ पे एक जो खूनी लिबरल तबका उस वक्त ये कहता था कि अच्छा जी कोई बात नहीं, एक तो मारा गया ना, तुमसे साहब 100-200 बच्चे औरतें मारे गए, तो वो पास क्यों बैठे हुए थे? मतलब वो उस इलाके में क्यों रहते हो? बड़ी इसके ऊपर जो है ना वो खूब डॉलर खोर माफिया जो जिनकी यूएसएड बंद हो गई उस ज़माने में, तो इस तरह की बातें होती थी। बहरहाल तो टोटल सरेंडर नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन इंतहाई अनपॉपुलर शख्स, इंतहाई अनपॉपुलर, मतलब है कि उस शख्स का एक ऐसा डिक्टेटर था वो जिसको कोई यानी कोई भी पसंद नहीं करता था। इवन वो सुन्नी था, उसने जो अहले तशी पे जो किया वो, लेकिन सुन्नी भी उसे बेजार थे। वो अपने आसपास के लोगों को मारता था, फिर एंजॉय करता था। अजीब सी एक पर्सनैलिटी थी उसकी, बात पार्टी की। तो वो बड़ा इंतहाई अनपॉपुलर आदमी था और आइसोलेशन में चला गया हुआ था ये जब से ये कुवैत वाले वाक़े, पहले खलीजी जंग के बाद। लेकिन टोटल सरेंडर उसने भी नहीं किया। जब ये स्टैचू गिरा है, जो मैं बात कहता हूँ कि ये पहली जो 26 दिन की का जो फेज़ था 2003 में जब जंग छिड़ी है, तो उसने भी सरेंडर नहीं किया। उसको भी गिरफ्तार किया गया, ढूंढा गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको इंतहाई बेहमाना तरीके से, इंतहाई, और ये मेरा ख्याल है कि ये जो उसको फांसी लगी थी, सद्दाम हुसैन को जो फांसी लगाई थी, वो गालिबन अब तो ये क्लिप्स वगैरह आ जाते हैं ना, वीडियो क्लिप्स, व्हाट्सएप। उस ज़माने में चूँकि यूट्यूब और ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो सद्दाम हुसैन की जो फांसी की फुटेज जारी हुई थी, तो हम चूँकि एक खलीजी मुल्क में ही थे, अरब मुल्क में ही, तो वहाँ पर हमें ये क्लिप दिया गया था। और ये पहली दफ़ा था कि इस तरह से कोई क्लिप जो है वो उसामा बिन लादेन की कैसेट्स आते थे। वो मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि वो कैसे अल जज़ीरा के पास पहुँचते थे। वो एक लंबी क्लासिफाइड किस्म की बात हो जाएगी, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ। लेकिन जो सद्दाम हुसैन को भी फांसी जो है वो दी गई और बाकायदा दुनिया को दिखाया गया, और ये सारा सरेंडर नहीं किया था उसने। बल्कि अगर आप सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी जा रही है तो उसकी यानी सज़ा सुनाई जा रही है, तो उस वक्त सद्दाम हुसैन को आप देखें कि वो अदालत के अंदर क्या गुफ्तगू कर रहा है सद्दाम हुसैन, और जब उसको फांसी के तख्ते पे ले जा रहे हैं तो वो वहाँ पर क्या बोल रहा है, और नीचे से उसको तज़ीक हो रही है और नारे लग रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं लोग, और आगे से वो क्या, वो जो क्राउड एक जमा था पूरा इन्होंने किया हुआ था। तो उसके नतीजे में वो सद्दाम हुसैन जो कि वो मज़ीद पॉपुलर हो गया, और जिन इलाकों में उसके लिए शदीद नफरत थी वहाँ जाएँ तो आपको वहाँ पर आज सद्दाम हुसैन याद करते हैं लोग कि वो बहादुरी से मरा, उसने फेस किया इनको। अच्छा, टोटल सरेंडर गद्दाफी ने भी नहीं किया। गद्दाफी को पता था अच्छी तरह कि क्या हुआ है, वो ट्रैप में आ गया था ना। ट्रैप क्या था? डील करो, मामला तय करो,
अपना न्यूक्लियर ख़त्म कर दो, मुज़ाकरात करते हैं, गुडी गुडी हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो उसने वो ट्रैप में आ गया, उसने इनके साथ मुज़ाकरात की और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उठा के फेंक दिया। उसके बाद जब ये वहाँ पे सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग, ये अरब स्प्रिंग का भी जो है ना, इसका स्क्रिप्ट भी वहीं लिखा गया था जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के किसी आसपास के यूनिवर्सिटी में इसका भी तहरीर हुआ था कि ये अरब स्प्रिंग से कैसे अफरा तफरी फैलानी है। तो कद्दाफी ने भी सरेंडर नहीं किया। कद्दाफी जो है उसके ख़िलाफ़ भी, और फिर उसको जिस तरह उसकी तज़हीक हुई और जिस तरह उसको मारा, दूसरा ग्रुप आया और फिर उसकी वीडियो जारी की गई और सरेंडर नहीं किया उसने। अब टोटल सरेंडर से तो क्या चीज़ ज़हन में आती है मेरे, या तो ये है कि जर्मन्स के भाई 1945 में वो हिटलर ने खुदकुशी कर ली बंकर में, तो उसके बाद जो है वो हिटलर ने भी सरेंडर तो नहीं किया था, वो तो उसके बाद उसके जो फौजी थे उन्होंने जाके सरेंडर कर दिया। वो जो 9 मई की हम तारीख कहते हैं विक्ट्री, जिस पे उसने उनकी जर्मन फ़ौजों ने सरेंडर कर दिया। या ये कि अगस्त में 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे और फिर उसके बाद सरेंडर जापान ने किया, ये 2 टोटल सरेंडर आते हैं जहन में। या ये है कि फिर वो 1814 में चले जाएं, नेपोलियन ने जो सरेंडर किया था, जलावतन कर दिया था उसके बाद। बाकी टोटल सरेंडर का जो ये लफ्ज़ है ये ईरान करेगा। मतलब ये किसी ने कोई बहुत ही फारिग, बहुत ही कोई फालतू दिमाग है जिसका ये ख्याल है कि ईरान जो है वो टोटल सरेंडर ईरान करेगा। मैंने आपको नाम लेके बताया कि ये वो शख्सियात हैं हालिया तारीख में जिन्होंने टोटल सरेंडर नहीं किया। तो आप आयतुल्लाह खामिनाई, ये देखें, मैं अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं टाइम अपना ज़रा एक तजर्बा बताऊँ। ये 9/11 के बाद, चूँकि मैं पहली दफ़ा जब ये इराक़ का हुआ ना, तो मैं फ़र्स्ट टाइम मैं नजफ़ गया, मैं कभी नजफ़ नहीं गया था। तो मेरी वहाँ पे आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात हुई, मुक्तदा से भी हुई, मुक्तदा सदर से भी कई दफ़ा, क्योंकि ये एंड ऑफ टाइम्स बना रहा था मैं उस वक्त कोई रेफरेंस नहीं था और बड़ा ज़रूरी था कि इन शख्सियात से बात की जाए। तो आयतुल्लाह सिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा आप समझें कि ज़िंदगी में होता है ना इंतहाई मुतासर कुन शख्सियात, वो उस वक्त जो है वो उनका ये था कि यहाँ पे कोई बदला नहीं लेना। बहुत ही हालांकि बहुत अहले तशी उनके, यानी आयतुल्लाह खोई के बड़े करीब ये रहे, फिर उसके बाद ये बाकिरुल हकीम और बाकिरुल सदर और बाकी, मतलब पुराने आप समझे ना कि जो बड़े नाम हैं उनके बड़े करीब रहे, लेकिन बहुत यानी धीमी मिजाज की इल्मी शख्सियत। और इनका ये था कि किसी किस्म का कोई इंतकाम, बदला और सियासत से भी दूर। फिर इनके पास वो बार बार जाते थे अमेरिकन, बाकी लोग, कि आप आ जाएं, आप यूँ करें। ये कहते थे नहीं, मेरा जो काम है मैंने वही करना है। नजफ़ में ये मौजूद रहे और ये नजफ़ में अभी भी हयात हैं, बीमार हैं। मेरे ख्याल में आखिरी दफ़ा जब वहाँ से पता किया था तो बीमार हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, लेकिन बहुत कमाल आदमी। और उसके बाद मुक्तदा जो है वो तरह उस वक्त काफ़ी उसमें थे कि वो मेदी आर्मी बनी थी और वो सारा सिलसिला था, लेकिन वो भी बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत। और फिर यहाँ पे ईरान में कुम जाने का फिर इत्तेफाक हुआ, तो यहाँ पर भी मुलाकातें हुई काफ़ी दफ़ा इन सारे लोगों से, इन सारी शख्सियात से, सैयद हसन नसरुल्लाह से, बाकी लोगों से। मैं आपको एक बात बताऊँ, बाकी तो उलमा बात करेंगे ना इस पे, जो उलमाए दीन हैं, जो अहले तशी, और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि एक बात है जिसके ऊपर मैं बहुत दफ़ा एंड ऑफ टाइम्स में भी मुख्तलिफ व्यू दे चुका हूँ वलायत फ़क़ी के हवाले से। और उलमा, मैं आलिम दीन नहीं हूँ कोई, तो मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये बात भी कहूँ कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये चूँकि एंड टाइम्स के हवाले से तहकीकात से यानी पढ़ रहा था उनको, यानी चेक कर रहा था कि किसका क्या मौक़िफ़ है और बिल्कुल उसी तरह से बात जाए। तो फिर वलायत फ़क़ी का ज़िक्र भी आया, फिर उलमा से बात की, फिर वहाँ पर भी बात की, कुम में भी, नजफ़ में भी, पाकिस्तान में भी जो लोग उलमा बड़े थे उनसे पूछा, समझने की कोशिश की।
मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक इल्मी और फिक्री बहस है। सही। यानी ये असना शी हैं सारे, जो अक्सरियत यानी इराक़ में, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैदी और बाकी जो उनके हैं मज़ार, उनको छोड़ के मैं असना शरी की बात कर रहा हूँ, जो कि मौजूद हैं ईरान में और इराक़ में। फ़िक्री इख्तलाफ ये वलायत फ़क़ी के हवाले से और बाकी हवालों से और बड़ी दलाइल के साथ बहस होती है। तो इस पर कोई, यानी मैंने ये नहीं सुना कि इसके ऊपर बड़ी दलाइल के साथ बात हो रही होती है कि वलायत फ़क़ी को मानना है या उससे इख्तलाफ करना है, दलाइल के साथ दोनों तरफ से। या इनको अंदाज़ा नहीं है कि जिस वक्त इन्होंने आयतुल्लाह ख़ामेनी के ऊपर कोई बात आई, ये अभी एक खेल कर रहे थे वहाँ पे कि ये शायद जो इराक़ में मौजूद उलमा हैं या जो कोई प्रो ईरान एंटी, ये तो ऐसे ही लेते हैं ना जैसे पता नहीं क्या तमाम, ये आयतुल्लाह ख़ामेनी पे। और यहाँ पर अगर कोई बात हुई ना, आज तक इन्होंने अपनी नाक रगड़ दी है मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात जितने भी होते रहे हैं कि सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा वापस लेने उन्होंने नहीं लिया, जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी के दौर में आया था। उन्होंने कहा सारी बातें अपनी तरफ में, सलमान रुश्दी मलऊन के ऊपर फतवा हम वापस नहीं लेंगे, आपने बात करनी है करें, नहीं करनी जहन्नुम में जाएं, लेकिन उस मलऊन के ऊपर जो है हम फतवा वापस। जिस दिन अगर इन्होंने ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना बैठ के कि इराक़ के अंदर कुछ और है तो इधर कुछ और है, ये मुक़्तदा सदर ये 2022 के इलेक्शंस में वो सियासी इख्तलाफ था, बिल्कुल वो पार्लियामेंट से अलग हो गए, शिया सुदानी की हुकूमत बन गई। मैं जो सियासत समझते हैं इराक़ ईरान की, वो मेरी बात समझ रहे होंगे यकीनन। इनको तस्वुर इनके साथ क्या होगा, इनको तस्वुर ही नहीं इनके साथ क्या होगा। उस वक्त जब ये 9/11 हुआ, इन्होंने जनाब ये रेडिकल इस्लाम और जनाब अहले तशय्युब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सद्दाम हुसैन को करना था, अहले तशय्युब बहुत अच्छे हैं, ये आगे सूफ़ी इस्लाम आगे पीछे। फिर इन्होंने अहले तशय्युब के ऊपर ये दाइश को छोड़ दिया कि उनको जो है वो शहीद करो। फिर वो फितना ख़त्म हुआ और उसके बाद ये तय हो गया, जो मैं बार बार बात कहता हूँ ना, ये तय हो गया कि शिया सुन्नी बड़ी कोशिश की है इन्होंने, नहीं हो पा रहा, नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये जो इनकी इतनी फैंटी मार पड़ेगी, ये आयतुल्लाह ख़ामेनी के बारे में जो बात कर रहे हैं, इनका ख्याल ये है कि वो उधर ऐसे होगा तो उधर इराक़ में यूं होगा, तो वो प्रो ईरान तो एंटी ईरान। ये अगर ये सारे इनके थिंक टैंक्स की रिपोर्टें ठीक होती तो कोई एक जंग तो जीत जाते ना दुनिया में।